हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के एडिटोरियल सेशन में। एंड आज हम देखेंगे नीट के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे क्वारंटाइन एक क्वेश्चन बन चुका है कि मतलब स्टेट को कैसे पॉलिसीज रन करनी चाहिए। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे या मतलब आप उसको आंसर देंगे। मेन का मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, तो वो नीट को लेके है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना, 200 वर्ड्स में उसको लिखना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारा इंस्टाग्राम पे पेज बनाया उसको फॉलो कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। नीट इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, इट्स परमिट प्रमोटिंग। तो ये नीट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये होता कि इनके लिए, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस या बीडीएस करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होता है, इवन फॉर मास्टर्स ऑल्सो। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है फैज़ान मुस्तफ़ा ने। एंड आप इसको GS2 के साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 30 है क्या। आर्टिकल 30 मतलब उन माइनॉरिटीज़ की बात करता है। जैसे माइनॉरिटीज़ मतलब इंडिया में सिखिज़म, मुस्लिम की अगर बात करें तो वो इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकती है किसको? इंस्टीट्यूशन को। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको एडमिनिस्टर कर सकती है, इवन बना सकती है। एंड इवन कि इनके दो क्लॉसेज हमारे सामने देखने को मिलते हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। तो क्लॉज 1 में क्या है कि ऑल माइनॉरिटीज़, मतलब उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी आ जाती हैं एंड लैंग्वेज को लेकर माइनॉरिटीज़ भी आ जाती हैं। उनको राइट है, राइट क्या है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है ना। एंड उसके बाद क्लॉज 2 क्या बताता है हमें यहाँ पर? क्लॉज 2 ये बताता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड। देखिए, अगर सपोज वहाँ पर योगी जी की सरकार है यूपी में, तो वहाँ पर अगर वो यूपी में कोई यूनिवर्सिटी बनी है, तो ये मतलब नहीं है कि योगी जी कहेंगे ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम इनको पैसा कम देंगे या देंगे ही नहीं। तो वहाँ पर जो स्टेट है, दैट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड। तो ये हमारा आर्टिकल 30 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 30 आप रिलेट कर सकते हैं सुपर 30 से। ठीक है ना, आप उसको सुपर 30 के साथ रिलेट कर सकते हैं। सुपर 30 में हमने देखा था, मूवी आई थी, उसमें क्या देखा था हमने कि जो गरीब बच्चे हैं उनको एक आदमी पढ़ाता है। ठीक है, सुपर 30 जिसका नाम रखा था। तो हम इसे कर सकते हैं, कोई वो भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड थी फिल्म, तो ये भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड आर्टिकल है। तो आर्टिकल 30 आप सुपर 30 से रिलेट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। ठीक है ना। एंड इसमें दो क्लॉजेज आते हैं। पहला कि आपको राइट मिलता है एडमिनिस्टर करने का एंड स्टैब्लिश करने का। दूसरा, ये वो स्टेट के लिए बताया गया कि जो स्टेट है शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड। तो हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आर्टिकल। तो आपको एक पार्ट समझ आ ही गया होगा। नीट के बारे में बताया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में वर्डिक्ट आई है, तो वो क्या कहती है हम वो देखते हैं कि नीट इज मैंडेटरी फॉर ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। देखिए, पहले नीट बाकी कॉलेजों के लिए, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी था ही था। बट माइनॉरिटीज़ क्या करती थी? जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से, जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं खालसा कॉलेज फॉर सिखिज्म की अगर हम बात करें, तो अगर उनका कोई मेडिकल कॉलेज बना हुआ है तो वो नीट के थ्रू बच्चे नहीं लेते थे, तो वो अपना खुद का लोकल पेपर करवाते थे। ठीक है, सपोज अगर पंजाब के हैं तो पंजाबी में होगा, तो तमिल के हैं तो तमिल लैंग्वेज में होगा, अगर तमिलनाडु के होंगे या केरला के होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नीट अब उनके लिए भी कंपलसरी हो चुका है। तो यहाँ पर जो जो राइटर है ये बताना चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट निकाली है, क्या वो आर्टिकल 30 को वॉयलेट कर रहा है या नहीं। देखिए, एक तरह से तो वॉयलेट कर रहा है। इवन ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, बच्चों के लिए निकाला है, ताकि मतलब और बच्चों को भी मौका मिले। क्यों, मैं आगे बताऊंगा कौन से आर्टिकल से ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कई कॉलेज ने उन्होंने सॉर्ट ऑफ धंधा बना दिया है। क्योंकि वहाँ पर अपने मेरिट को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर खुद से बच्चे लेते हैं। मतलब ऐसे कह लीजिए, हमको वहाँ पर वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कह रही है कि उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, हमने इसलिए निकाला है ताकि ये मतलब ट्रेड और बिजनेस का धंधा बन चुका है उसको बंद करने के लिए। एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रमोट मेरिट या एक्सीलेंस के तौर पर। उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम तो देखिए आर्टिकल 14 है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आपको ये बात समझनी है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो स्टेट जो है शैल नॉट डिनाई, आर्टिकल 14 ही बता रहा हूँ मैं, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ
और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, मतलब स्टेट उनके जो लॉज हैं इक्वालिटी को लेकर वो डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, उनको रोक नहीं सकती। ठीक है ना, हर एक आदमी का अपना अपना जो है वो फ्रीडम है, तो इक्वालिटी है न्याय के सामने। ठीक है ना, ये नहीं है कि कोई अमीर आदमी ने किसी गरीब को मार दिया तो गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ के सामने सभी बराबर हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ये कहती है। उसके बाद देखिए हमने इक्वालिटी को समझना पड़ेगा। इक्वालिटी दो टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारी होती है फॉर्मल इक्वालिटी एंड दूसरी जो हमारी है दैट इज सब्सटेंटिव इक्वालिटी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ फॉर्मल क्वालिटी कौन सी होती है। देखिए फॉर्मल क्वालिटी जो होती है मतलब लॉ के सामने बिल्कुल सेम, जैसे मैं मतलब सभी धर्म जौन से मर्जी कास्टिज्म से आप बात करें बिल्कुल सेम। ठीक है ना, उस वो होते हैं फॉर्मल इक्वालिटी। मतलब सपोज एक सोसाइटी में सभी रह रहे हैं, ठीक है, आप सोसाइटी में सभी को डाल दीजिए, उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, भिखारी भी है, राजा भी है, तो वो क्या हो गया, आप सभी को एक नज़र से देख रहे हैं, सभी के लिए एक ही लॉ है, तो वो बन गया फॉर्मल इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या होता है, देखिए सपोज अगर एक आदमी है, ठीक है ना, आदमी ने सारी उम्र के लिए दुख झेला है, दर्द झेला है, किसको लेकर, कास्टिज्म को लेकर, ठीक है ना, एंड और कोई जैसे सपोज मनी को लेकर, क्यों वो कोई गरीब था, एंड उसके बाद आप उसको फॉर्मल इक्वालिटी में डालने की कोशिश करें, मतलब ऐसी सोसाइटी में डालने की कोशिश करें कि मतलब जहाँ पर इक्वल है, तो वो गलत होएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब वो आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी दर्द सहा है, मतलब कास्टिज्म को लेके टॉर्चर सहा है, एंड आप उसको बाद में इक्वालिटी की बात करें, मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है देखिए आप आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो आप माइनॉरिटीज़ को बता रहे हैं। तो माइनॉरिटीज़ ने ये समझाने की कोशिश की थी, ये आर्टिकल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये सब्सटेंटिव क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, आप फॉर्मल इक्वालिटी की बात करें, हम सब्सटेंटिव क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आता है कि हम वो बच्चे लेते हैं जिनको समाज ने एक तरफ रखा हुआ है। सपोज अगर कोई छोटी जात का है तो वो कह रहे हैं कि हम उनको लेते हैं एज ए माइनॉरिटीज़ लेते हैं, तो आपको वहाँ पर डिफरेंस समझना होगा फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव में। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो कई केसेस में सही कहा आर्टिकल 30 को, वैसे कुछ केसेस के बारे में बताता हूँ। तो 1978 में एक केस आया था, लिली कुरियन केस, तो उसमें आर्टिकल 30 को आर्टिकल ऑफ फेथ कहा गया है। एंड उसके बाद 1957 सबसे पहले की अगर बात करें, 1957 में सबसे पहले आया था केरला एजुकेशन बिल, तो वहाँ पर अ सेक्रेड ऑब्लिगेशन कहा गया है। 1974 में आया था अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज, तो वहाँ पर आर्टिकल 30 को कॉन्साइंस ऑफ नेशन कहा गया, नेशन का ज़मीर कहा गया। एंड उसके बाद जो 1962 में आया था कि सिद्धवा भाई साहब भाई केस आया था, तो उसमें एब्सोल्यूट राइट कहा गया है आर्टिकल 30 को। एंड इवन जो हमारा फेमस केस जो था केशवानंदा भारती केस 1973, उसमें आर्टिकल 30 को एज अ बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। तो देखिए कई केसेस में, कई ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 को अच्छा कहा है, इसकी सपोर्ट की है, इसको एक आर्टिकल ऑफ फेथ कहा है, एंड कई जगह बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है केशवानंदा भारती केस में। बट यहाँ पर नीट के केस में क्या एक्चुअली हुआ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मतलब उसको कह दिया कि ये एक अनअमेंडेबल लॉ है। मतलब पहले तो ये कहते थे कि अनअमेंडेबल लॉ है, इसमें अमेंडमेंट करके उन्होंने इस चीज़ को वायलेट किया है, तो उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ को समझा नहीं है इस केस को। एंड अब क्या कर सकते हैं हम, तो वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से केस की जांच करनी चाहिए जो उन्होंने वर्डिक्ट निकाली है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राइटर क्या कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी, ठीक है, अगर हुई तो उससे क्या होगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में सीट्स हैं जो खाली रह जाएंगी बहुत सारी, एंड वो भर नहीं पाएंगे। एंड एक्चुअली इंडिया की आज हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर इतने कम है एंड एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऐसे करने लगे, इवन माइनॉरिटीज़ को बीच में नीट के डालने लगे, तो उसमें वैकेंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि नीट का जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, एंड उसमें MBBS अगर नहीं बन पाया तो वो कोई माइनॉरिटी का आदमी है, उसका सपना वहाँ पर मतलब चूर चूर हो जाएगा, एंड आप समझ सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें TMA पाई फाउंडेशन की, TMA पाई फाउंडेशन में क्या था कि उसमें 11 जज बेंच हुए थे, एंड उन्होंने कहा था कि चाहे आप अलग अलग टेस्ट या फिर एक टेस्ट रखें ना रखें, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहे 2 टेस्ट से रखें चाहे 10 टेस्ट से रखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट जो भी आप करें वो फेयर हो एंड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है ना, उसमें कोई मिलावट वाला काम ना हो। तो एंड उसके बाद इवन इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड अनदर 2003 में 5 बेंच मीटिंग हुई थी, एंड उन्होंने कहा था कि जो TMA पाई जो फाउंडेशन है उनको क्लैरिफाई किया, एंड उन्होंने कहा कि सभी को नीट के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, उन कॉलेजेस को बाहर निकाल लीजिए जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पर 25 साल और 25 साल से ज़्यादा, एंड उनकी जो फिगर है काफ़ी अच्छी रही है पब्लिक के सामने, सिस्टम के सामने। आप उनको नीट के वाले पेपर्स जो है सिस्टम उनसे बाहर निकाल लीजिए। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ राइटर क्या कहना चाहता है कि नीट क्या स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं, देखिए ये राइटर कह रहा है कि बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है, एक्चुअली क्या कि पेपर जब भी कोई बनता है वो हमेशा इंग्लिश में बनता है, ठीक है ना। आप समझते हैं यूपीएससी का भी जब भी पेपर बनता है पहले इंग्लिश में बनता है, उसके बाद उसी चीज़ को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेट कैसे कैसे करते हैं, जैसे हिंदी में कर दिया, गुजराती में कर दिया, तमिल में कर दिया। नीट का पेपर ऐसे हुआ। तो ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये ट्रू एग्जाम्पल है। नीट 2018 में क्या हुआ कि तमिलनाडु का पेपर था, एंड तो ऑब्वियस ही बात है किस में ये लैंग्वेज में ट्रांसलेट होएगा, तमिल लैंग्वेज में। एंड तमिल में जो लैंग्वेज थी उसमें टोटल 49 ट्रांसलेशंस एरर थे, एंड ये काफ़ी बड़ी बात है कि 49 ट्रांसलेशंस एरर, वो भी इतने बड़े लेवल के पेपर में होना, मतलब नेशनल लेवल का पेपर है ये। तो ये फिर वहाँ पर केस चला गया कहाँ पर, मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट निकाल दी कि देखिए आप ग्रेस मार्क्स दीजिए सभी को, जितने भी तमिलनाडु के जो कैंडिडेट्स हैं टोटल थे 1 लाख के करीब, उन सभी को आप ग्रेस मार्क्स दीजिए। बट ये केस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया था इस ऑर्डर को। उन्होंने कहा था कि देखिए जिन लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया आप उनको कैसे ग्रेस मार्क्स दे देंगे, ठीक है ना। तो अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट भी सही थी। बट एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या मतलब नीट को ऐसे करना चाहिए, नीट को माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंदर लेनी चाहिए। एंड उसके बाद नीट का कोई एक और ड्रॉबैक कि पेपर लीक बहुत बारी हुआ नीट का, एंड वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है क्योंकि एमबीबीएस का पेपर वर्ल्ड क्लास पेपर है, मतलब इंडिया की बात करूँ इंडिया क्लास पेपर है, तो वहाँ पर लीकेज बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी महंगे दाम पर पेपर बिकता है इनका। तो वहाँ पर नीट का एक बड़ा ड्रॉबैक है। अदर पॉइंट्स की बात करूँ, देखिए रूरल एरिया नीट का क्या है, नीट एक्चुअली सपोज अगर आप सपोज मैं आपकी एग्जांपल लेता हूँ, आप एक बहुत बड़े शहर से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी पॉश एरिया है वहाँ पर, एंड आपने नीट का पेपर दिया, ठीक है ना, आपने नीट का पेपर दिया एंड आपको उसके बाद आप सरकारी डॉक्टर लगे, एमबीबीएस डॉक्टर लगे, बहुत बड़े सर्जन लगे, एंड उसके बाद आपको उन्होंने भेज दिया किसी रूरल एरिया में, गाँव में, एंड क्या आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, मेन क्वेश्चन ये है। एंड कई लोग वहाँ पर नहीं कर पाते सर्वाइव एंड वो नौकरी छोड़ देते हैं, एंड वो नौकरी छोड़कर उसका एंड में क्या हाल निकलता है, वहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं होता लंबे समय तक, कोई सरकारी काम है ये। तो यहाँ पर नीट को सोचना पड़ेगा कि रूरल एरियाज़ की जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बीच में धकेला जाए। रीज़न क्योंकि उनको अपने एरिया का पता होता है, वो रूरल एरिया से कोई आदमी उठ के आएगा, माइनॉरिटी आदमी उठ के आएगा, उनको अपने एरिया का पता होगा एंड वो अपने लोगों का दर्द समझ सकेगा, बाकी चाहे नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज़ नीट को सोचते हुए, सुप्रीम कोर्ट को सोचते हुए, उनको माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन उनको बाहर निकालना चाहिए नीट के पेपर से। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था, होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो वो क्वेश्चन आपने उसके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, कमेंट करना मेरे को इसका आंसर। एंड क्वेश्चन क्या कि इन केस ऑफ एजुकेशन ओवर सेंट्रलाइजेशन इज बिकमिंग अ हार्श एंड पेनफुल रियलिटी, आपके जो विचार इसमें क्या है, ठीक है, आपने नीचे कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। एंड उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन, तो ये भी आज का हिंदू आर्टिकल है एंड आप इसको GS2 के साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड इसमें एक्चुअली है कि क्वारंटाइन पीरियड आपको सभी को पता है कितने डेज का होता है, वो होता है 14 डेज का। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 14 डेज का होता है। एंड उसके बाद एग्जाम्पल पिछले कुछ दिनों में देता हूँ, दिल्ली से क्या चली थी स्पेशल ट्रेन्स, ठीक है ना, दिल्ली से क्या चली थी स्पेशल ट्रेन्स, कहाँ तक, बेंगलुरु तक। तो वहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको बिल्कुल बताया नहीं गया था कि आपको बेंगलुरु के कुछ सेंटर्स पे रखा जाएगा, ठीक है ना। उनको तो ये लगा था कि हमको
अपने घर जाने देंगे, चलो हम अपने घर जाके क्वारंटीन हो जाएंगे एंड 14 दिन नहीं निकलेंगे घर से बाहर एंड अपने आसपास के लोगों के साथ कट ऑफ हो जाएंगे। बट बेंगलुरु सरकार ने उनको बताया नहीं था, ना दिल्ली वालों ने बताया एंड उन माइग्रेंट वर्कर्स को क्या किया, उन माइग्रेंट वर्कर्स को वहाँ पर सेंटर में रख लिया। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने एक शिकायत कर दी कि सेंटर्स में सुविधा ही नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना रहने की। तो इवन यहाँ पर केसेस देखते हैं यूपी एंड बिहार में कुछ माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ से भाग ही गए थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इवन वहाँ पर कोई केस आ जाए कोरोना वायरस का तो वो एक समस्या का कारण बन सकता है हमारे यहाँ पर। एंड देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की। एंड केरला ने देखो अपने एक ओपिनियन भी दिया था, क्योंकि वंदे भारत ऑपरेशन अब इंडिया ने चलाया हुआ है कि बाहर से जो जितने भी लोग रह रहे हैं उनको इंडिया सेफ यहाँ पर पहुँचाया जाए एंड उसके बाद क्वारंटाइन किया जाए कितने दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए सेंटर्स में रखा जाए। तो केरला ने सरकार ने अपनी एक राय दी थी कि देखिए आप ऐसा करें, 7 दिन इनको सेंटर्स में रहने दें, 7 दिन इनको अपने होम्स में रहने दें, अपने घर पे रहने दिए। बट सेंटर ने फिर वो माना नहीं, स्टेट की केरला की बात मानी नहीं। तो हर एक अपने अपने कंट्री का अपनी अपनी स्टेट का अपना अपना विचार है। एंड अब देखिए लॉकडाउन कल परसों ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इंक्रीज हो कई शहरों में। जैसे मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर अभी भी लॉकडाउन 7 से लेके 7 AM से लेके 7 PM तक खुला रहता है बिल्कुल। तो 7 PM के रात को शाम मतलब रात के 7 PM से लेके सुबह 7 PM तक बंद है, लॉकडाउन होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे लॉकडाउन डाइल्यूट होएगा, कम होएगा, खुलेगा, मूवमेंट उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अच्छा, जितनी ज़्यादा मूवमेंट इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा हमारे केसेस इंक्रीज़ होएंगे कोरोना वायरस के। तो यहाँ पर क्वारंटाइन का प्रॉपर सिस्टम चलाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, स्टेट पॉलिसीज़ को यूनिफॉर्म होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या कि मतलब अगर सपोज एक आदमी है वो ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहा है एंड उसका सरकार ने उसको पहले से प्रबंध बनाना चाहिए एंड उसका सोचना चाहिए कि वो उसको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखें या फिर उसको अपने ही घर में रहने दिए अगर वो बी घर में आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो देखिए अब क्या है कि अब शिफ्टिंग ऑफ वर्कर्स फिर से ज़्यादा होने लग जाएगी अगर लॉकडाउन हटता है। एंड एग्जाम्पल देता हूँ कि दिल्ली पे आने वाले लोग, अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं तो लाख है, मतलब 1 लाख लोग अराउंड दिल्ली में अप डाउन करता है। तो हरियाणा की अगर बात करूं, दिल्ली में क्या है कि हरियाणा से जो अगर मैं पुलिस की बात करूं, पुलिस जो पीपल हैं एसेंशियल सर्विसेज में पुलिस आता है आज के दिनों में, तो वो दिल्ली क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। तो इवन हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने जो बॉर्डर से क्लोज कर दिए थे एंड बॉर्डर्स क्लोज करके उन्होंने कह दिया था कि देखिए अगर आपको जाना है तो आपको 14 डेज़ के बाद क्वारंटाइन करना पड़ेगा, 14 डेज़ के लिए। एंड हरियाणा से दिल्ली जाते थे, हरियाणा के आसपास के जितने भी एरिया सोनीपत, जिंद, बहादुरगढ़ और कई अन्य स्टेटों से या शहरों से दिल्ली जाते थे, तो उन्होंने बंद कर दिया था। बट जो दिल्ली हाई कोर्ट का भी केस जो वर्डिक्ट आई है कि वहाँ पर क्वारंटाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस वालों को या फिर कोई एसेंशियल सर्विसेज वालों को। एंड तो यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि स्टेट्स की यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हरियाणा ने पहले माना नहीं, फिर बाद में जब कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई तब जाके माना। तो पहले से ही कोर्ट के चक्कर ना काटने से पहले ही हम पूरा हर एक जो यूनिटी बना के चलें, सारी स्टेट्स मिलकर चलें। एंड उसके बाद इवन जो मैं लास्ट में बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था 10 मई को। तो 10 मई को कहा था कि जिनको भी माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उनको आप हॉस्पिटल ना भेजें, उनको वहाँ भर्ती ना करें, उनको ऐसे करें कि उनको होम में रहने का आप ऑर्डर दें, ठीक है ना, दे कैन स्टे एट होम। एंड उसके बाद वो अपनी डेली रिपोर्ट दे सकते हैं, हॉस्पिटल फ़ोन पे दे सकते हैं एंड या फिर कोई जो स्वस्थ आदमी है वो जाके दे के आ सकता है रिपोर्ट उनकी। एक्चुअली है क्या कि राइटर ये कहना चाहता है कि अगर हम माइल्ड सिम्टम्स वालों को भी, हल्की हल्की जिनको खांसी बुखार है उनको भी अगर हम हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हेल्थ बर्डन है इंडिया का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए पहले से ही हेल्थ बर्डन बहुत काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन या फिर अदर डिजीज़ के साथ हेल्थ बर्डन काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ऊपर। अगर हम ऐसे माइल्ड सिम्टम्स वालों को भी वहाँ पर लेके जाते रहे तो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा हेल्थ बर्डन। तो हमको यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है कि हेल्थ बर्डन को भी डिक्रीज़ करना है। एंड मतलब एंड में यही कहना चाहता है कि राइटर की एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, ठीक है ना, सिस्टमेटिक वे होना चाहिए कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, कहाँ पर क्वारंटाइन करना है, कहाँ पर नहीं करना है, सेंटर्स में करना है, हाउसेस में करना है। तो वो सारी चीज़ों देखने के लिए सरकार को, हर एक स्टेट को साथ मिलकर कदम लेना चाहिए। एंड सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही था। होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा।
एंड उसका जो मैंने आपको आर्टिकल लिखने को दिया है मेंस आंसर राइटिंग में, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।